गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड प्यारे मित्रों। आज से राहुल शुक्ला इंग्लिश लिटरेचर चैनल पे जो है LTGIC के लिए लिटरेचर का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आगामी आने वाले LTGIC के लिटरेचर के सेक्शंस की एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ, और जिसमें कि आज सबसे पहले हम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 29, जिसे व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन साइज के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे। इसके टेक्स्ट को डिस्कस करने से पहले हम आपको पोएम की जो है ओवरव्यू के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे पोएट जो है पूरी तरीके से हाईली डिजेक्टेड जो है डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, और वह इस वजह से फील कर रहा है क्योंकि जो उसकी सोशल प्रेस्टीज है वह कहीं ना कहीं जो है ट्रबल में है, मुसीबत में है, और वह आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। पोएट यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी पूरी तरीके से जो है कम्प्लीटली ब्रोकन हो गई है, और उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो उसके प्रति सिंपैथी को दिखाए, लिबरल होकर के उसके साथ खड़े होकर के उसकी हेल्प को लेकर के आगे बढ़े। इसी के साथ अब हम पोएम की जो है टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से जो है समझिए, और उसके बाद अपना कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से हमें सलाह दीजिए कि किस तरीके के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आगे से हम उसी तरीके के इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। When in disgrace with fortune and men's size, कवि को लगता है कि वह पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। वह पूरी तरीके से जो है उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो प्रेस्टीज है, वह उसके जो ऑनर है, उसके जो सम्मान है, वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय की स्टेज में है। और कवि पूरी तरीके से यहाँ आर्थिक रूप से भी जो है टूट चुका है और समाज में अपमानित होता है। कोई उसकी चिंता नहीं करता, वह बिल्कुल अकेला हो गया है। जब ईश्वर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता तो अपने भाग्य को कोसता है। तभी वह कहता, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन साइज। हम कितने अभाग्यशाली हैं कि आज जो है हम इतने ज़्यादा अभाग्यशाली हो चुके हैं कि उसकी बातों को अगर देखा जाए तो हम मानव के निगाह में पूरी तरीके से अपने भाग्य को लेकर के जो है यहाँ पे कवि जो है सोचता है कि हम अपने भाग्य को लेकर के जो है कितने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि आज ना तो मेरी सामाजिक कोई स्थिति इज्जत बची हुई है, ना मेरे पास पैसा है। और इसी बात को लेकर के ईश्वर से वह प्रे करता है, कहता है ईश्वर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, वह अपने भाग्य को कोसता। वह इस बात से अपने आप को इन ऑल एलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट, वह जो है इस बात से ईर्ष्या करता है कि अन्य लोगों ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बोथ लेस क्राइज, वह चाहता है कि वह भी उनकी तरह सब कुछ प्राप्त कर ले। और एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और उसे अपनों के प्रति कभी घृणा अथवा ईर्ष्या नहीं रखी। वह अपने मित्रों का सदैव सच्चा मित्र रहता है। Featured like him with friends possessed, desiring this man art and that man scope। टोटल इस पैराग्राफ में बात हुई है, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि कवि यहाँ अपनी भाग्य को कोसता है और वह कहता है कि आज मैं मानव के निगाह में तो गिरी चुका हूँ, मेरी सामाजिक सोशल प्रेस्टीज भी जो है ट्रबल में है, और मैं इकोनॉमिकली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो चुका हूँ। और इसके बावजूद भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो मेरे ईश्वर जो है मेरी प्रार्थना को भी नहीं सुन रहा है। और वह कहता है कि लोगों ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और मैं कुछ भी अभी प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। और वह यहाँ ईर्ष्या भी करता है ऐसे लोगों से जिन्होंने सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है, और वह चाहता भी है कि उनकी तरह सब कुछ प्राप्त कर ले जो लोगों ने प्राप्त कर लिया। उसे अपनों के प्रति कभी घृणा अथवा ईर्ष्या नहीं रखी। वह अपने मित्रों का सदैव सच्चा मित्र रहा है। वह अपने मित्र के आकर्षक व्यक्तित्व तथा अन्य गुणों की प्रशंसा करता है,
और उसकी चतुराई पसंद करता है। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड पॉसेस डिजायरिंग दिस मैन आर्ट एंड मैन स्कोप। वह अपने मित्र के समान बनना चाहता है जिसमें अनेक महान गुण एवं आशाएँ थीं। वह भी उसके समान आशावादी दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहता है। वह बिल्कुल अनिश्चित है कि इस सोनेट में दी गई कवि की अगर बातों को हम समझें तो यहाँ अपमानजनक स्थिति वास्तविक है अथवा काल्पनिक है। दूसरे पैराग्राफ की अगर हम बात करें, विथ वाट आई मोस्ट एंजॉयड कंटेंट एंड लीस्ट, कवि कहता है। अब दूसरे पैराग्राफ में बात क्या की गई है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कवि अपने दुर्भाग्य पर भी क्रोधित हो रहा है। कवि को लगता है कि मेरे भाग्य कितनी ज़्यादा जो है, अपने भाग्य को लेकर के कोसते हुए कहता है दुर्भाग्य पर भी क्रोधित है और वह अन्य लोगों की सफलता पर ईर्ष्या करता है तथा अपने जीवन के कष्ट और दुर्भाग्य गिनाता है। कैसे? उसकी निराशा अपने युवा होने की भावना से दूर ले जाती है, क्योंकि वह अन्य लोगों के समूह में युवापन देखता है जबकि वह स्वयं अकेला है। जब कवि इन विचारों में दबा हुआ है तो अपने को निष्कासित प्रतीत कर बहुत दुखी होता है। देखिए आगे कहता है, विथ वाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंट एंड लीस्ट। जब कभी उसने अपने प्रेमित के साथ समय व्यतीत किए गए क्षण याद आते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति सुधर जाती है। एट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, कवि की दशा अपने को किस तरीके से करता है, एक लार्क से तुलना करता है। कहता है कवि की दशा ऐसे लार्क के समान हो जाती है जो गीत गाते हुए दुख भरे संसार से ऊपर उड़ जाता है। चिड़िया के गीत पृथ्वी से ऊपर उठकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। यह कवि की आत्मा है जो अपने प्रेमित की याद करके मुक्त हो जाती है। देखिए आगे क्या है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। यहाँ पे कवि कहता है कि तब वह जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जो अपने मित्रों के साथ अपने समय में बिताई गई चीज़ों को याद करता है और याद करता है कि किस तरीके से लार्क जो है दिन के अंत होने पर सारे दुखों के साथ जो है उड़ करके अपने घोंसले में चली जाती है। लार्क फ्रॉम सल एंड अर्थ सिंग्स हाइम्स एंड हेवन गेट्स। और वह कहाँ जाती है? जब कभी वह उसके प्रेम की स्मृति करता है तो वह स्वयं को राजा से अधिक प्रसन्न प्रतीत करता है। अतः उसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं होता। प्रातःकालीन लार्क जो स्वर्ग के द्वार पर गाती है कि उपमा अत्यंत सुंदर है यहाँ पे कि जिस तरीके से प्रातःकालीन समय में लार्क जो है स्वर्ग के गेट पर जो है एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करती है, उसी तरीके से कभी यहाँ पे अपने पुराने दिन को जब याद करता है तो वह जो है अपने आप को एक जो है राजा की भांति पाता है और याद करता है कि वो दिन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, कितने अच्छे थे, जिसके माध्यम से कवि ने यहाँ पे दिखाया है कि अब इस पोएम में आप लोगों को कहीं से कोई समस्या हुई हो तो आप हमें बताइएगा। ज़रा इसमें अब देखिए हम बात करेंगे कुछ ऐसी लाइन को, फॉर माई सेक डू विथ फॉर्चून चाइट द गिल्टी गॉडेस ऑफ माई हार्मफुल डीड्स। ये जो है कहीं ना कहीं से जो है लाइन आपको जो है देखने को मिल सकती है जिसमें डिस्ग्रेस की बात की गई है। आगे इस पोएम को आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने जो है लिखा है, जो एलटी के सिलेबस में ये पोएम मेंशन है। इसी तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस में हम डेली रूटीन में LTGIC के पहले पोएम के सेक्शन को, पोइट्री के सेक्शन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे ड्रामा, फिर प्रोज, इसी तरीके से इसी क्रम में नॉवेल को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।